हाँ अभी इसमें ठीक है दो श्रुति अंकल का फोन ले ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 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 ಡೆಕ್ಕನೇಶ್ವರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಕ್ಕನೇಶ್ವರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ आप अंदर आइए परिवार ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗಲ್ಲಿದವ್ರ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು मैं कृपया बीडी विलास आर्टिल से बात करता हूँ। डॉक्टर बी श्याम सुंदर जी के उनके 112वें जन्म जयंती दिन के मौके पर उनको तथा उनके कार्य को मैं शत शत नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है वो आयोजक और संयोजक इतनी मेहनत से कई महीनों से वो ये तैयारी कर रहे हैं और आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ पीठासीन सभी विद्वान गुणीजन मान्यवर बीडी बोरकर साहब और हमारे बुजुर्ग जो बी श्याम सुंदर जी के साथ काम किए हैं, योगदान दिए हैं उस आंदोलन में, वो सभी ये इस सेकंड सत्र में जो विषय रखा है वो विषय है अंबेडकरी आंदोलन में अंबेडकर पश्चात आंदोलन को आगे बढ़ाने में भारतीय भीम सेना का योगदान। अभी इस विषय पर बात रखना है। बाबा साहब के पश्चात देश भर में जो भी विषय हो, जिस भी विषय पर बात रखनी हो तो बाबा साहब, फुले, शाहू जी महाराज, इनको छोड़कर वो विषय कंप्लीट होता नहीं। अभी आज ये जो विषय रखा है अंबेडकरी आंदोलन में अंबेडकर पश्चात आंदोलन को आगे बढ़ाने में भारतीय भीम सेना का योगदान। वैसे तो मेरा मानना है 1980 तक इस देश में जितने भी संगठन बने या चले, वही संगठन सही मायने में हमारे पुरखों का आंदोलन चला रहे थे। उसमें बी श्याम सुंदर जी का संगठन हो, कांशीराम साहब का संगठन हो, ऐसे संगठन है जो बाबा साहब, फुले और अपने पुरखों के आंदोलन को लेकर आगे चल रहे थे। अभी आज की तारीख में इस देश में अंबेडकरी विचारधारा पर चलने वाले संगठन कितने हैं, कौन चला रहे हैं, क्या सही मायने में उन संगठन में विचारधारा या ताकत ऐसी है मूल निवासियों को आजाद कर सके। कोई लोग अभी बोलते हैं हमने 45 साल से संगठन चला रहे हैं, कोई बोलते हैं हम 20 साल से चला रहे हैं, मगर रिजल्ट देखा कहीं भी मैं तो पूरे देश में घूमा हूं, देखा हूं, बहुत सारे संगठन को नजदीक से देखा हूं और जान गया हूं कि सही मायने में बाबा साहब का संगठन कौन चला रहा है।
अभी उसका उदाहरण मैं नहीं दूंगा, मगर बाबा साहब का जो आंदोलन था, क्या वो एक समस्या दूर करने के लिए आंदोलन था? क्या बाबा साहब ने एक भी आंदोलन चलाया? आज जो संगठन चल रहे हैं देश भर में, एक विषय लेकर, एक सब्जेक्ट लेकर, बाबा साहब का एक कोई भी मिशन लेकर वो चलते हैं। बाबा साहब ने अपने 40 साल की जिंदगी में 4 आंदोलन चलाए, 4 आंदोलन चलाए और वो चारों भी सक्सेस किए। क्या वो 4 आंदोलन जो बाबा साहब ने चलाए, उनमें से एक भी आंदोलन बाबा साहब के पश्चात किसी संगठन ने चलाया और बाबा साहब की तरह सक्सेस किया? यह सवाल है आपके सामने, यह सवाल है नेताओं के सामने, यह सवाल है सामाजिक संगठन के नेताओं के सामने। क्या सही मायने में बाबा साहब ने जो 4 आंदोलन चलाए, उनमें से एक भी आंदोलन आज देश में चल रहा है? कौन कौन से आंदोलन चलाए बाबा साहब ने? पहला 1916 से 1932 तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाया। 1916 में बाबा साहब प्रथम सोशल समाज कार्य में पांव रखा और जब से उन्होंने काम शुरू किया। 16 के बाद 17, 18 में साउथ ब्यूरो कमीशन आया, बाबा साहब ने साक्ष्य दी, मेमोरेंडम दिया। बाबा साहब ने अकेले नहीं, बहुत सारे संगठन के नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने साउथ ब्यूरो को मेमोरेंडम दिया, साक्ष्य दिया। इन सब की बदौलत उनमें ज्यादा योगदान बाबा साहब का रहा है, ऐसा मेरा दावा है। तो उस योगदान की वजह से फर्स्ट इंडिया एक्ट यानी पहला भारतीय अधिनियम बना, जिसमें हम सबको, अछूतों को, पिछड़ों को, दलितों को, दलित नहीं कहना चाहिए, अभी मंच से बहुत सारे लोगों ने कहा दलित नहीं, पिछड़ों को, अछूतों को अधिकार मिला। और बाबा साहब का योगदान उसमें कितना था? तो मेरा मानना है 80% बाबा साहब का योगदान था। शाहू जी महाराज का भी योगदान था और कई नेता थे जिन्होंने उसमें योगदान दिया, मगर ज्यादा से ज्यादा योगदान बाबा साहब का था। उनकी बदौलत फर्स्ट इंडिया एक्ट हुआ, जिसमें अपने को विधिमंडल में जाकर बैठने का, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह आंदोलन बाबा साहब ने 10 साल तक चलाया, 1929 तक। इसकी बदौलत, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बदौलत, ये आंदोलन की बदौलत बाबा साहब की दखल अंग्रेजों को लेना पड़ा और 30, 31 और 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको मौका मिला प्रतिनिधित्व करने का। और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व किया, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, थोड़ा बाजू हट के मैं बताता कि श्याम सुंदर जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम, और उस जन्मदिन के प्रोग्राम में यह सब्जेक्ट रखा है, इस आंदोलन को, बाबा साहब के आंदोलन को भारतीय भीम सेना ने क्या योगदान दिया। तो उसका परीक्षण करना है, उसको देखना है, स्टडी करना है और समझ लेना है। इसमें मैं किसी कंक्लूजन पे आने वाला नहीं हूं। ये सब बातें मैं आप पर और यहां मंचासीन जो विद्वान बैठे हैं, जो सवेरे जिन्होंने अध्यक्षता की या वक्ता बन रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ने वाला हूं कि क्या सही मायने में बाबा साहब का आंदोलन आज की तारीख में देश में चल रहा है। तो 1929 तक यह आंदोलन चलाया, जिसकी बदौलत बाबा साहब को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, अंग्रेजों ने देना पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौका मिलने के बाद बाबा साहब ने क्या किया वो आप सबको पता है। पहले तो गांधी से लड़ना झगड़ना पड़ा, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ना झगड़ना पड़ा, और यह सब करके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कम्युनल अवार्ड हुआ 17 अगस्त 1932 को। जिस कम्युनल अवार्ड के बदौलत हमें पूरी आजादी मिली। बाबा साहब का आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में।
आजादी कब मिली? 1932 में। 1932 में आजादी कैसी मिली? जो बाबा साहब ने मांगे मनवा के लाए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट, बेल वोटिंग, एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे इंपॉर्टेंट हक और अधिकार, जिनकी बदौलत हम 2500 साल गुलाम थे, बाबा साहब ने 3 साल में, ये 16 साल में हमें आजाद कर दिया। सिर्फ 16 साल में, 1916 से 1932 तक पूरा आजाद। इस देश का अछूत पिछड़ा पूरे आजाद कर दिया सिर्फ 16 साल में। उस आजादी के लिए गांधी कितने साल लड़ा? गांधी और उनकी कांग्रेस 1885 से 1947 तक 63 साल। 63 साल लड़के गांधी ने आजादी नहीं ली, ट्रांसफर ऑफ पावर करके लिया। बाबा साहब ने आजादी हासिल की, मगर जैसा 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट के बाद कांग्रेस के नेता, कद्दावर नेता तिलक महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर बोलते थे, तेली, तमोली और कुंभकों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है? तिलक ने इस रिजर्वेशन को फर्स्ट इंडिया एक्ट में जो आपने को मिला था उसको विरोध किया तिलक ने। उसी तरह 1932 में जो कम्युनल अवार्ड से हमें मिला था, गांधी ने उपवास करके केवल कुछ ही दिन में हमसे छीन लिया। पुनः करार करवाया, बाबा साहब को मजबूर किया पुनः करार करने के लिए, और वो अधिकार, हक हमसे छीन लिए गए। किसने छीने? गांधी ने। गांधी ने हर टाइम अछूतों से षड्यंत्र किया और जो मिलने वाला था, जो मिला था, छीन लिया है। बाबा साहब का यह दूसरा आंदोलन था जो 1932 के बाद शुरू होने वाला था। वो पॉलिटिकल विन बनाना चाहते थे, इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर हो तो अपने समाज की मांगे मनवा सकते हैं। तो 1932 से 1942 तक बाबा साहब हारे नहीं। 1932 को पुणे करार हुआ, हमारी आजादी छीन गई गांधी से, तो बाबा साहब हारे नहीं। उन्होंने फिर से नए जोश से काम करना शुरू किया, पूरे देश भर में घूमे, लोगों से मिले, बातें की, उनको समझाया और सबको इकट्ठा करके 20 जुलाई 1942 को नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लिया, जिस अधिवेशन में उन्होंने 23 ठहराव किए और उसके बलबूते अंग्रेजों को हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए मांग की। वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन क्यों सक्सेस हुआ? बाबा साहब ने पूरे देश भर में 10 साल तक प्रयास किया। देखो, ये दूसरा आंदोलन था बाबा साहब का। 10 साल तक पूरे देश में घूमे, लोगों से मिले, लोगों को इकट्ठा किया, समझाया और 75,000 प्रतिनिधि डेलीगेट्स नागपुर में लेकर आए। वो 75,000 डेलीगेट को देखकर अंग्रेज डर गए। कांग्रेस तो 1885 से चल रही थी, उनका दबाव अंग्रेजों पर था, मगर ये जब देखा नागपुर का अधिवेशन अंग्रेजों ने देखा तो उनको मजबूर होना पड़ा कि बाबा साहब को कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो ये अछूत लोग गुस्सा हो गए तो भारत में ज्यादा दिन रहने का मौका नहीं मिलेगा। और अधिवेशन के दौरान बाबा साहब को दिल्ली बुलाकर उनको 4 विभाग के कैबिनेट मंत्री पद दे दिए, कैबिनेट मंत्री बनाया। ये दूसरा आंदोलन जो बाबा साहब ने चलाया था उसका सक्सेस था। 10 साल उन्होंने जो प्रयास किया, जिसकी बदौलत 75,000 डेलीगेट्स नागपुर में इकट्ठा हुए और जिसकी बदौलत अंग्रेजों ने 4 खाता के कैबिनेट मंत्री बनाया, ये उनके प्रयास का नतीजा था। बाबा साहब ने कामकाज संभाला और अपने लोगों के लिए नौकरी देना, नौकरी में आरक्षण का प्रावधान करना,
काम करना शुरू किया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर 9 अगस्त 20 अगस्त को वो हुआ और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से अंग्रेजों को चले जाओ का नारा दिया। सिर्फ अंग्रेजों को चले जाओ कहा नहीं, उनके कार्यकर्ताओं को करो या मरो संदेश दिया। इससे क्या हुआ, देश भर में हलचल मच गई। अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अब देश में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। उनका सब ध्यान चले जाओ की ओर गया, राजकाज में उनका ध्यान नहीं रहता था। बाबा साहब को मंत्री बनाया मगर कामकाज करने का मौका नहीं मिल रहा था। यह गांधी का षड्यंत्र था। बाबा साहब जिस पद पर ओहदे पर बैठे थे उसकी बदौलत देश के अछूतों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था। गांधी वो लाभ देना नहीं चाहते थे और उन्होंने 9 अगस्त 1942 को चले जाओ का नारा दिया। यह दूसरा आंदोलन था बाबा साहब का जो गांधी ने दबा दिया, रुका दिया। इसका मतलब बाबा साहब का आंदोलन सक्सेस हुआ नहीं, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। बाबा साहब का आंदोलन सक्सेस था, सक्सेस हुआ, गांधी की वजह से रुक गया। उसके बाद तीसरा आंदोलन बाबा साहब ने शुरू किया। मुझे समय की पाबंदी है इसलिए मैं ये सब प्रिसाइसली बता रहा हूं, संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि इसके एक एक आंदोलन के बारे में एक एक घंटा बोला जा सकता है। अभी मैंने सोशल आंदोलन के बारे में बताया, पॉलिटिकल आंदोलन के बारे में बताया, इस सब पर एक एक घंटा तक बोला जा सकता है। बोल सकते कोई भी वक्ता, बोरकर साहब भी बोल सकते, मैं भी बोल सकता हूं और कई वक्ता है। इतना बड़ा वो कार्य है। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में ध्यान दिया। उस समय अंग्रेजों का इरादा था कि देश के जो लोग हैं, देश में रहने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने देश में शिक्षा संस्थान खोले। अंग्रेज ऐसा खुला फंड देते थे, समर्थन देते थे। कई लोगों ने उस समय में शिक्षा संस्थान खोले अपने अपने एरिया में, अपने अपने लोगों के लिए। विश्व हिंदू विद्यालय मेरे ख्याल से उसी समय का है। ऐसे कई सारे बाबा साहब को भी कहा कि आप भी शिक्षा संस्थान खोलो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, बड़े बनाओ। बाबा साहब के सामने एक बड़ी समस्या थी। कौन सी समस्या थी? कौन बच्चों को पढ़ाएगा? मतलब मां बाप अपने बच्चों को कैसा पढ़ाएगा? उनका सामाजिक स्थान ऐसा नहीं था कि वो बच्चों को पढ़ाने को भेजे। उनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी वो बच्चों को पढ़ाए। तो फिर शिक्षा संस्थान खोल के क्या करेंगे? तो बाबा साहब ने अंग्रेजों को कहा कि मैं ऐसा संस्थान खोलने का विचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक प्रपोजल आपको देता हूं, वो प्रपोजल आप मानो। तो क्या प्रपोजल है? बाबा साहब ने कहा, मेरे बहुत सारे नौजवान अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं कि इन बच्चों को अगली पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे दो। अंग्रेजों ने मान लिया। बाबा साहब का इरादा था कि ये बच्चे जाएंगे, उच्च शिक्षा लेकर वापस आएंगे, तो एक बाबा साहब नहीं तो हजारों बाबा साहब तैयार हो जाएंगे। हजारों बाबा साहब तैयार हो गए और देश में आंदोलन चलाएंगे। बाबा साहब ने जिन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेजा, क्या वो वापस आके उनका आंदोलन चलाया? शिक्षा का आंदोलन बाबा साहब ने चलाया इसीलिए कि ये देश भर में उन्होंने जो किया काम वो आकर के आगे चलाए। मगर वो काम किसी ने चलाया ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर बाबा साहब ने सोचा कि मैंने आजादी के लिए, इन लोगों के आजादी के लिए बहुत कुछ किया, इनके मान सम्मान के लिए भी बहुत कुछ किया,
मगर ये सवर्ण और ब्राह्मण हमारे लोगों को सम्मान से, मान सम्मान से जीने नहीं देंगे। तो इधर रहना ही क्यों? 1935 में घोषित किया था, मैं जन्मा हूं हिंदू में मगर मरूंगा नहीं। तो आगे आजादी के बाद उन्होंने धर्म चिकित्सा करके 35 से किया था, 35 से 1956 में सम्मान से जीने के लिए धम्म दीक्षा दी। लाखों अनुयायियों को नागपुर में धम्म दीक्षा दी, ताकि हमें किसी मंदिर के सामने जाके ब्राह्मण को बोलना ना पड़े कि हम अछूत है, दर्शन करने दो। अपना मंदिर अपने पास है, जाओ बैठो, पूजा करो, त्रिचरण पंचशील ग्रहण करो, बैठो, विचार करो वहां पर। इसलिए धम्म दीक्षा दी। ऐसे 4 आंदोलन चलाए बाबा साहब ने। क्या अभी भीम सेना का जो सवाल है, उन्होंने जो किया, वो भीम सेना पहले की है, बाबा साहब के मरने के पहले चालू हुई है 68 में। हाँ, मैंने पहले कहा था 1980 तक जो भी संगठन हुए, उन्होंने अपना काम, योगदान समाज के लिए बराबर से दिया है। यह संगठन भी 68 में हुआ है। तो इसका भी योगदान बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर है। जैसा कि कांशीराम साहब के बामसेब का, जिस संगठन में ताराराम मीणा, बीडी बोरकर, इन्होंने शुरू में काम किया, अपना योगदान दिया, दिन रात मेहनत करके वो संगठन बढ़ाया। आज वो संगठन उस दिशा में नहीं जा रहा है जिस दिशा में कांशीराम साहब ले जाना चाहते थे। तो अभी मैंने ये 4 सवाल, 4 आंदोलन आपके सामने रखा है। आज की तारीख में देश में कौन सा संगठन ऐसा है इस विचारधारा पर, इस दिशा में काम कर रहा है? ये सोचना और उस पर निष्कर्ष निकालना आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं और यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय निवासी। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.